कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का है यूनिट नंबर 1 परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम करेंगे प्रोपोर्शन के टॉपिक को हल। तो स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शंस जो हैं इनके ये क्या होते हैं? तो देखें, लेट्स से दैट के इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, हमारे पास जब दो रेशियोज के सामने मद्दे मुकाबल हों तो उसको प्रोपोर्शंस कहते हैं। इसको लेट्स से दैट दो रेशियोज को इकट्ठा किया जाए तो ये चार डॉटेड लाइन से हम इसको शो करेंगे, और इस डॉटेड लाइन की जगह ये चार डॉट्स हैं इनको आप इक्वालिटी से शो कर सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट हम एक्सट्रीम्स और मीन्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास एक ये रेशियो है, एक ये रेशियो है, और ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो हम इसके दरमियान में इक्वालिटी लगा देंगे। यानी दो रेशियोज के दरमियान हम क्या लगा देंगे? इक्वालिटी लगा देंगे। अब इस इक्वालिटी की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? चार डॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द रेशियो एंड प्रोपोर्शन काइंड ऑफ अ थिंग। सो आप लिख सकते हैं कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, देन द प्रोपोर्शन इज ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू द सी रेशियो D. So we read it as A to B is a ratio of C to D. A to B is a ratio of C to D. ये हम इसको पढ़ सकते हैं। या A, B, C and D are called the terms of proportions. तो ये proportion है हमारे पास पूरी वैल्यू, और उनको हम terms कहेंगे। ये terms जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं आपसे मज़ीद बात करूँ, देखें थोड़ी सी लोड शेडिंग हो रही है आजकल, तो बत्ती चली गई है। सो ओके फाइन, आई वाज जस्ट जोकिंग। सो लाइट चली गई, आई होप सो नज़र ठीक आ रहा है। सो द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स ए एंड डी आर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स। ये जो वैल्यू है ए, इसको एक्सट्रीम कहोगे। ये वैल्यू डी है, इसको भी आप एक्सट्रीम कहोगे। और जो अंदर वाली वैल्यूज हैं बी एंड सी, इसको आप क्या कहोगे? मीन्स, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। तो लेते ये एक्सट्रीम्स होंगी और ये मीन्स होंगी। सो ये आपको याद रखना है, राइट? सो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। सो ये देखें, ए एंड डी एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी जो है वो मीन्स हैं। सो दैट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग आइडिया। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल को हल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द अननोन टर्म। अब अननोन टर्म कौन सी है? ये है एक्सट्रीम्स, ये है मीन्स, लेकिन इसमें ये वाली टर्म तो पता ही नहीं है, तो आप ही पता कर सकते हैं। सो लेट्स से दैट हम इसको कह लेते हैं ये ए है और ये डी है, ठीक है। सो ये जो ए और डी है, यू कैन कॉल इट एज ए डी, यू नो, आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो ये बराबर आ जाएंगे x इंटू 15, क्योंकि ए जो है वो x है और जो डी है वो क्या है? 15 है। सो a इंटू 15, सो 15x हो गया ना ये। सो इस तरह से ये मीन्स है, इनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। तो 3 इंटू 60, तो 3 इंटू सी इंटू बी यानी 3 इंटू 60। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 3 इंटू 60 क्या हो गया? 180 हो गया। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो एक्सट्रीम्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है और जो मीन्स का प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर होता है। तो हमारे पास एक्सट्रीम्स क्या थे? 15x हमारे पास एक्सट्रीम का रिजल्ट निकला था ना, एक्सट्रीम्स का रिजल्ट निकला था। सो दैट मेक्स एन आइडिया 15x, राइट? और फिर जो मीन्स का निकला था वो क्या निकला था? 180। सो आप क्या करेंगे? आप x को इधर ही रहने देंगे और 15 को जाकर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया। 15 1s आर एंड 15 12s आर 180। सो x इक्वल टू 180। तो अननोन टर्म इज, यानी जो टर्म हमें पता नहीं थी वो क्या निकली? 12। मेरे ख्याल में ये तो बड़ा इजी सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था और आपको इजीली कर लेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रोपोर्शंस की वंस अगेन, तो दो बातें होती हैं प्रोपोर्शंस में, राइट? द डायरेक्ट एंड इनवर्स। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट क्या, इनवर्स क्या? सुने ध्यान से। डायरेक्ट ये होता है कि अगर आपके पास ए बी एक रेशियो है, राइट? आपके पास एक रेशियो है ए एंड बी, और ये आपके पास प्रोपोर्शन बन गया किसके साथ? सी और डी में। अगर आपके पास ये वैल्यूज़ का रेशियो अगर लेट्स से दैट बढ़ है, तो उसके साथ साथ ये भी बढ़ है, तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब इसका रेशियो अगर बढ़ है तो इसका रेशियो भी बढ़ेगा, तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर इसका रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसका रेशियो भी क्या होगा? कम होगा। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन, उसमें हमारे पास ए रेशियो बी है, डबल रेशियो सी रेशियो डी है। इसमें अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, यानी ए रेशियो बी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन सी रेशियो डी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, उल्ट हो रहा है। सो दैट इज इनवर्स। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है और इसकी बढ़ रही है, तो दैट इज अनदर इनवर्स एग्जांपल, ठीक है? डायरेक्ट में क्या था कि दोनों वैल्यूज बढ़ेंगी या दोनों वैल्यूज कम होंगी।
इनडायरेक्ट में क्या है, इनवर्स में क्या है कि एक बढ़ेगी एक कम होगी, या एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी. सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हमारे पास 20 पेन हैं, उनकी कीमत 2000 है. तो साइंसदान जो मैथ के माहिर हैं वो पूछ रहे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम को कि आप ये बताओ कि अगर प्राइस ऑफ 40 पेन जो है वो क्या होगी. अगर 20 पेन की कीमत 2000 है तो 40 पेन की कीमत क्या होगी. अब देखो इसमें ये सीन हो रहा है कि 20 पेन की कीमत अगर 2000 है तो 40 की डेफिनेटली बढ़ेगी ना. तो दैट मेक्स एन काइंड ऑफ थिंग जिसमें हम सपोज कर लेते हैं कि जो 40 पेन की कीमत है उसको हम एक्स कर लेते हैं. ठीक है, तो 20 पेन की कीमत 40, तो डेफिनेट 20 पेन की कीमत 2000, 40 पेन की कीमत x, वो हमें नहीं पता है. तो हम यहाँ पर जो है एक सेंसेशन क्रिएट करेंगे. सो देयरफॉर 20:40, यानी कि 20 पेन की कीमत कितनी है 2000 और 40 पेन की कीमत कितनी है x, वो हमें नहीं पता है. यानी कि ये जो हमारे पास 20 पेन की कीमत है वो ये दर्ज है, जबकि 40 पेन की जो कीमत है वो हमारे पास x है, जो हमें नहीं पता है, राइट. सो दैट मेक्स द इक्वेशन, है ना, दैट मेक्स द इक्वेशन. इस डबल साइन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो अब क्या होगा, अब 20:40 में चला जाएगी बात और 2000 x के साथ आ जाएगी. इसको आप काट दो तो ये 2:4 यानी 2 1 2 2 1/2 हो जाएगा. और यहाँ पर आपके पास 2000/x आ जाएगा. सो यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर आप इस x को उठाकर यहाँ पर 1 के साथ ले आओगे और ये 2 को उठाकर यहाँ पर 2000 साथ ले जाओगे, राइट. सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट. सो क्या होगा, x के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2000 के साथ. हमारे पास 4000 का आंसर आ रहा है, जो टेक्निकली भी वही आना था, राइट. So that makes an idea of ratio and proportions, right? The price of 40 pens will be 4000. तो स्टूडेंट्स ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, या आप मुझे कमेंट करके बताएं. बहरहाल अभी तक हमारे नॉलेज के मुताबिक अगर 2000 कीमत है तो कीमत उसके जो नए पेन्स की 40 पेन्स की कीमत हमारे पास जो आ रही है वो डेफिनेटली 4000 आ रही है. अगर वही आप कीमत बढ़ा देंगे 20 पेन्स की, लेट से आप 20 पेन की कीमत 3000 कर देंगे तो फिर 40 पेन्स की कीमत भी जो है वो 4000 से तजावुज़ कर जाएगी, बढ़ जाएगी. तो मैंने कहा था कि एक रेशो बढ़ेगा तो दूसरा भी रेशो अगर बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, या एक रेशो कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा. इसको भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ज़िम्मे में लाएंगे. सो अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ. अब हम सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉर्ट आउट करते हैं. इसमें कहा जा रहा है कि जो 80 शर्ट्स हैं उनका जो प्राइस है वो 22,000 रुपये है. तो जो प्राइस ऑफ 30 शर्ट्स का क्या होगा. आप सोचें, आप 80 शर्टों का प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, 22,000 हो रहा है. तो डेफिनेटली जब आप शर्टें कम कर देंगे तो प्राइस भी कम हो जाएंगे. ये तो कॉमन सेंस से पता लग रहा है. तो देखें ये कौन सा रिलेशन हुआ, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ ये, क्योंकि जब एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, या पहली बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो हमने इसको डायरेक्ट कहा था. तो रेशोज़ में अगर एक रेशोज़ बढ़ रहे हैं दूसरे भी बढ़ रहे हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ज़िम्मे में आते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट रेशो की भी बात की है. तो स्टूडेंट्स शर्ट्स के प्राइस देखे जाएँ तो वो 22,000 हैं और 30 शर्ट्स के प्राइस जो हैं वो हमने निकालने हैं. तो आप क्या करोगे कि 80 शर्ट्स के प्राइस जो हैं वो 22,000 हैं, ठीक है, और 30 शर्ट्स के जो प्राइस हैं वो हमें नहीं पता तो हमने निकालने हैं. तो अब क्या बन जाएगा, रेशो 80:30 बन जाएगा और 22,000 रेशो x बन जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80x हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ से बेशक आप इस जीरो को आपस में कट कर दें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 8,250. वही हुआ कि जो प्राइस है वो भी कम हो गए, कि अगर शर्ट्स कम हुई तो प्राइस भी कम हो गए. सो द प्राइस फॉर द शर्ट्स इज़ 8,250 जो है उसका आंसर होगा. इसी तरह एक और प्रॉब्लम है जिसमें आप स्कूल हॉस्टल में 300 स्टूडेंट्स हैं जो कि डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, फूड को स्टॉक कर रहे हैं 30 दिनों के लिए, ठीक है, और 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो रह गए हैं, स्टूडेंट जो रह गए हैं वो हॉस्टल में रह गए हैं. तो स्टूडेंट्स 300 स्टूडेंट्स का जो है वो एक फ़ूड मौजूद है. 300 स्टूडेंट्स का फ़ूड जो है वो 30 दिनों के लिए पड़ा हुआ है. कितने स्टूडेंट्स का, 300 स्टूडेंट्स का. लेकिन वो आगे बात कर रहे हैं कि लेटर ऑन 50 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, लेकिन कुछ अरसे बाद 50 स्टूडेंट्स ने स्कूल ही छोड़ दिया हुआ है. तो कितने रह गए पीछे, 250 रह गए ना. सो फॉर हाउ मैनी डेज द सेम फूड विल बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. देखो 300 स्टूडेंट्स थे तो फूड 30 दिनों के लिए मौजूद था. अब स्टूडेंट्स चूँकि कम हो गए हैं तो डेफिनेटली फूड जो है वो आगे डेफिनेटली ज़्यादा दिनों के लिए चला जाएगा ना, क्योंकि 300 स्टूडेंट्स के लिए वो
फूड जो था वो हमारे पास 30 दिनों के लिए था, 300 स्टूडेंट्स का फूड 30 दिनों के लिए स्टॉक पड़ा हुआ था। लेकिन लेटर ऑन जो बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ गए, तो हमारे पास अब 250 स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली फूड तो उतना ही है, तो लेकिन फूड डेफिनेटली 30 दिनों की बजाय कितने दिनों का हो जाएगा, कोई 35 दिनों का या कोई 40 दिनों का बन जाएगा। चेक करते हैं इस चीज़ को कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल में कितने हैं, 300। नंबर स्टूडेंट जिन्होंने छोड़ा वो 50, तो हमने निकाल लिए 250 स्टूडेंट्स हमारे पास एज अ होल। अब 300 स्टूडेंट्स का स्टॉक 30 दिनों के लिए पड़ा हुआ, तो 250 स्टूडेंट्स का स्टॉक कितने दिनों के लिए पड़ा होगा ये हमने देखना है। तो इसमें एक वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये कौन सा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब समझ में ही बात आपको। तो ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे अब 300 स्टूडेंट्स का जो स्टॉक है वो कितने दिनों के लिए, वो 30। जब स्टूडेंट्स याद रखो, जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आए तो फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने ऐसे लिखनी है, और यहाँ पर आपने 250 है वो यहाँ पर इसके साथ x कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या किया था, ये वाली वैल्यू के साथ ये वाला वैल्यू को मैच किया था, और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मैच किया था। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू के साथ आखिरी वाली वैल्यू को मैच करेंगे और 250 को x के साथ मैच करेंगे। अब इसी को हम अगर इस तरह कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन की शक्ल में, तो डेफिनेटली अब x इधर आ जाएगा, 30 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 36 दिनों का खाना पड़ा हुआ है 250 स्टूडेंट्स के लिए। आपको याद है 300 स्टूडेंट्स के लिए पड़ा हुआ था खाना 30 दिनों के। अब 50 चले गए तो अब स्टूडेंट कितने रह गए, 250 रह गए। तो 250 स्टूडेंट्स का खाना पड़ा हुआ है कितने दिनों के लिए, 36 दिनों के लिए। तो ये एक वैल्यू बढ़ी है और दूसरी वैल्यू एक वैल्यू कम हुई है, दूसरी वैल्यू बढ़ गई है, तो ये एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो था स्टॉक ऑफ द फूड शैल बी फॉर 36 डेज। स्टूडेंट चौथी एग्जाम्पल में जो है उसको भी हम हल कर लेते हैं। चौथी एग्जाम्पल में कहा यह जा रहा है कि 6 लोग जो हैं उनको 12 दिनों के लिए जॉब चाहिए, उन्होंने 12 दिन जॉब करनी है। कितने लोगों ने करनी जॉब, 6 दिनों, 6 लोगों ने जॉब करनी है, कितने दिन, 12 दिन। एंड 2 more persons आर एम्प्लॉयड, और फिर 2 लोगों को और जगह मिल गया। हाउ मैनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब 6 लोग, तो वो एक जॉब थी, कोई भी जॉब हो सकती है, उन्होंने 12 दिनों में उसको कंप्लीट करना था। लेकिन क्या हुआ कि 2 लोग और बढ़ गए, यानी मजदूर थे या वट एवर बिजनेसमैन थे, जो 2 बढ़ गए, तो लिहाजा अब कितने दिनों में जॉब हो जाएगी। 6 लोग तो 12 दिनों में कर रहे थे ना, अब 2 बढ़ गए तो 8 लोग हो गए ना, तो 8 लोगों को कितने दिनों में कर लेंगे। यहाँ पर भी ये सीन हो रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली हमें लग रहा है कि दिन कम हो जाएंगे, तो ये भी कौन सा प्रोपोर्शन होने वाला है, इनवर्स प्रोपोर्शन होने वाला, राइट। सो देखते हैं, तो नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ पर्सन जो ऐड होने हैं वो 2 हैं, तो जमा कर लेंगे 8 हो जाएंगे। अब जो जॉब है वो कितने दिनों में कंप्लीट होनी है, 12 दिनों में। सो इसका हम एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब रेफरेंस क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली 6 लोग जो हैं हमारे पास 12 दिन काम कर रहे हैं, और 8 लोग जो हैं वो कितने दिन करेंगे। तो ये एक वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, और एक वैल्यू क्या हो गई, डेफिनेटली लग रहा है कम हो जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एरोज थोड़े से हम देख लेते हैं। अच्छा चलें, ये हमारे पास अब इस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो फिर हमारे पास जो है एक आंसर बनेगा x का, जो कि 9। यानी कि अगर 6 लोग 12 दिनों में जॉब कर रहे थे, तो अगर वो हो जाएंगे 12, 6, 8 लोग, तो 8 लोग कितने दिनों में जॉब कंप्लीट करेंगे, 9 दिनों में, क्योंकि थर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज आर 9। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, जिसमें पूछा जा रहा है कि एन आर्मी फॉर्मेशन ऑफ 900 मैन हैज़ फूड स्टॉक फॉर 30 डेज़। एक आर्मी जो है मौजूद है, उसके पास 900 लोगों की आर्मी है, उनके पास 30 दिनों का खाना है। तो लेटर ऑन क्या हो रहा है कि जो 150 आर्मी मैन है वो चले गए, मतलब छोड़ के चले गए, अपनी आर्मी की यूनिट को छोड़ के चले गए। तो 900 में से 150 चले गए, तो कितने रह गए, तकरीबन कोई 750 रह गए, राइट। So how many days the same food will be sufficient for the remaining army? Definitely जब 900 लोग थे तो 30 दिनों का खाना था, लेकिन अब जब चले गए तो डेफिनेटली जो लोग कम हो गए, तो खाने के दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना। सो यही हम करेंगे। तो टोटल मैन 900, जो मैन छोड़ गए वो 150 हैं, रिमेनिंग मैन जो है वो 750 हैं। तो लिहाजा आप लेट एक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये रिलेशन बना रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि जो 900 लोग थे 750 हो गए, यानी कम हो गए, और जो हमारे पास डेज़ थे वो हमने देखना, डेफिनेटली वो डेज़ तो बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं यही आपको समझा रहा था पीछे कि यहाँ पर एरो में जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इस एरो को अगर हम ऊपर बढ़ा देते और यहाँ पे एरो को थोड़ा डाउन बना देते, ज़्यादा बेटर था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन मुझे लग रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें अब इसको जवाब को, तो ये वैल्यू इससे मैच करेगी, ये वैल्यू इससे मैच करेगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 डेज़।
तो लिहाजा आप 36 डेज़ को याद रखिएगा। अगर 900 लोगों का खाना 30 दिनों के लिए पड़ा हुआ है तो 750 लोगों का खाना 36 दिनों के लिए पड़ा रहेगा, यानी कि वो खा सकेंगे। तो पता लगा कि नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड इज़ 36। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे 1.4 टॉपिक यानी कंपाउंड प्रोपोर्शंस के ऊपर बात करते हैं। अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे। एक्सरसाइज का नाम होगा 1.5। तो लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा प्रॉपर्ली कर लें, क्रिएट कर लें, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शंस की। स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रोपोर्शन ये होता है कि जब आप रिलेशनशिप मालूम करते हैं कोई दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस का, यानी कि अब बात सिर्फ हम दो प्रोपोर्शंस की नहीं करेंगे, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस की बात करेंगे, इसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसने प्लान किया कि वो 200 आर्टिकल जो है लिखेगा, ठीक है। 200 आर्टिकल मीन 200 किसी चीज़ के ऊपर टॉपिक्स लिखने की बात को कहते हैं। तो वो 200 आर्टिकल्स लिखेगा, कितने लोगों की मदद से? 5 लोगों की मदद से। और वो लोग जो हैं डेफिनेटली आर्टिकल राइटर्स कहेंगे ना उनको हम, वो 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं। तो हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी मेड बाय 8 पर्सन इफ़ दे आर वर्किंग फॉर 6 आवर्स डेली। अब क्या सीन हो रहा है कि 200 आर्टिकल्स लिखने हैं, 5 लोग हैं, 8 घंटे में डेली लिखेंगे इसको। लेकिन वो कह रहा है कि अगर लेट्स से दैट यही 5 लोगों की बजाय 8 लोग कर दिए जाए और 6 घंटे डेली जो है उनको काम दिया जाए, तो डेफिनेटली 5 लोगों के लिए कितने थे? 8 घंटे थे, और 8 लोगों के लिए जो है वो 6 घंटे हैं। तो इसका हम क्या प्रोपोर्शन बनाएंगे? इसका हम प्रोपोर्शन ये बनाएंगे कि जो पर्सन हैं वो पहले 5 थे, फिर बाद में 8 हो गए, यानी बढ़ गए। जो वर्किंग आवर्स थे पहले वो 8 थे, बाद में यानी ये कम हो गए। और आर्टिकल जो थे वो 200 थे, तो अब वो क्या होंगे? तो अब डेफिनेटली यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि इफ़ द नंबर ऑफ़ पर्सन इंक्रीजेस, तो इसका मतलब है कि देन द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ़ पर्सन इंक्रीज कर रहे हैं तो आर्टिकल्स को भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इफ़ द वर्किंग आवर डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स डिक्रीजेस। और अगर नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स जो हैं अगर वो हो रहे हैं कम, तो आर्टिकल्स को भी डिक्रीज़ कर जाना चाहिए। तो लिहाजा इंक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ डिक्रीज़, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन बढ़ रहा है? दोनों तरफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको करके देखते हैं। लेट्स से दैट कि अब हम ऊपर की तरफ एरो लगा रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली एक नंबर ऑफ़ पर्सनस 5 थे, फिर 8 हो गए, और नंबर ऑफ़ डेली आवर्स वो 8 से 6 हो गए और समहाउ। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर हमने जो आर्टिकल्स हैं उनको बेसिकली हमने लिख लिया, ठीक है। और इसके अलावा हमने इन दोनों बातों को लिख लिया। बेसिकली ये एरो हमें इंडिकेट करेगा कि इधर क्या करना है। सो एरो इज़ ऑन दी अपर साइड, तो वी नो दैट कि वी जस्ट नीड टू राइट लाइक दिस 8/5 सॉरी यस, और 8/6, ठीक है। सो सॉरी 6/8, सो 8/5 6/8 x/200, so that makes an idea of direct proportion, ठीक है। So these two values are going to be multiplied with one another and these values become to the equal to the other side, यानी equal to the other side को लिखा जाएगा। So इस तरीके से definitely you need to find out the value of x, तो इसको आप यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर दोगे, and that is how you count the articles। तो आर्टिकल्स 200 लिख रहे थे, लेकिन बाद पता लगा कि अगर अफराद जो है वो 8 हो जाएंगे, 6 घंटे काम करेंगे, तो वो आर्टिकल्स कितने लिख पाएंगे? 240 आर्टिकल जो हैं वो लिख पाएंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द गुड आंसर। स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल 2 है। 4000 जो हैं सफिशेंट, 4000 रुपये चाहिए, एक सफिशेंट है फैमिली के लिए जिनके 4 मेंबर्स हैं, 40 दिनों के लिए उनके लिए 4000 बहुत हैं। लेकिन अगर लेट्स से दैट के अगर यही 15,000 हो जाएं तो कितने दिनों के लिए ज़बरदस्त रहेगा फैमिली के लिए, और 5 अफराद अगर उनके हों, मतलब एक फ़र्द अगर बढ़ जाए। तो इसमें क्या देखा ना हमें, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो 4000 रुपये हैं वो 4 लोगों के लिए हैं, 40 दिन के लिए, 15,000 रुपये 5 लोगों के लिए। अब दिन कितने सफिशेंट रहेंगे उसका हमने मालूम करना। अब इसमें भी हमने बात बतानी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो इफ़ द रुपीज़ इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़, अगर रुपीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, तो नंबर ऑफ़ डेज़ भी जो हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं ना। देखिए अगर लेट्स से ये हैं तो 40, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ़ द नंबर्स इंक्रीजेज दैन द नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीजेज। और अगर ऐसा होता है कि अगर नंबर ऑफ़
इफ़ द मेंबर्स आर इंक्रीजिंग, मतलब उसके जो बंदे बढ़ रहे हैं, और अगर डेज डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इफ़ द रुपीज़ आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस, तो वे हम डायरेक्ट को ऊपर की एरो से लिखेंगे, तो मेंबर्स जो हैं उनको हम इनडायरेक्ट की एरो से लिखेंगे, और डेज़ को हम डायरेक्ट की एरो से लिखेंगे। तो अब डेफिनेटली क्या लिखेंगे, इसको हम x/40, अपर साइड इज़ गोइंग टू बी डायरेक्ट, और यहाँ पे भी डायरेक्ट वे से हम इसको लिखेंगे, और इसको हम इनडायरेक्ट वे से लिखेंगे। अब ये बेसिकली 5/4 बनना चाहिए था, लेकिन 4/5 बन रहा है क्योंकि ये इनडायरेक्ट। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ 120 डेज, यानी 15 दिनों में वो 120 दिन तक रह सकते हैं। सो ये आपने इसका रिजल्ट लिख देना, राइट।